हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 9 जनवरी 2023 की हुई परीक्षा के हिंदी विषय के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए हुए थे। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आपको आगे भी वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। तो हम अपने सेशन में देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न कल आए हुए थे। पहला प्रश्न है, भाषा के कौशल। भाषा के कौशल हैं कितने। पहला है इसमें ए है लिखना, समझना, पढ़ना और स्मरण करना। बी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सी बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। डी पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। तो भाषा के कितने कौशल होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि भाषा के कुल 4 कौशल होते हैं। तो इसमें से सही क्रम क्या होगा। इसमें भाषा के कौशलों का सही क्रम है बी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें पढ़ना एक बार ही आएगा, इसलिए हम बस एक बार देखेंगे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुबो पाली, तो सुबो पाली जो है ये इसका सूत्र होता है सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। तो सुबो पाली। इस हिसाब से इस सूत्र के द्वारा हम इसको क्रम से याद रख सकते हैं और ये परीक्षा में जरूर ही आता है। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड, पठन का प्रकार है। पठन का कौन सा एक प्रकार है। ए है ध्यान मग्न पठन, या बी एकाग्रचित पठन, सी द्रुत पठन, या डी अर्थ ग्रहण पठन। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही है कि द्रुत पठन जो है ये पठन का एक प्रकार है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। ए है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, बी कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, सी कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, या डी कहानी का अंत बदलवा देना। तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण यानी जो निगेटिव है उसको पूछ रहा है कि इसमें से क्या हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ये बिल्कुल ही गलत है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि हम कोई भी अगर कहानी समझाते हैं तो उसमें हम उसके से संबंधित व्याकरण या उसमें बहुत कुशलता का हम काम नहीं करवाते हैं कि बच्चे को हम अधिक से अधिक उससे संबंधित व्याकरण भी हल कराएं या उसकी बहुत शुद्धता पर ध्यान दें। क्योंकि ये प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, तो हम इस पर कहानी की भाषा कैसी है ये कहलवा सकते हैं या उस पर आधारित प्रश्न बनवा सकते हैं, लेकिन हम उस पर व्याकरण पर हम ज़्यादा जोर नहीं दे सकते। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही विकल्प है। चौथा प्रश्न है पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। ए लिपि चिन्हों की पहचान करना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, या डी पढ़कर समझना। तो पठन कौशल का क्या अभिप्राय हो सकता है। तो पढ़कर समझना, ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि पढ़कर समझना ही पठन कौशल का अभिप्राय होगा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न 5वां, मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को इन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब एक मोहिका जो है वो कक्षा 8 की अध्यापिका है और वो अपने क्लास के बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने से ज़्यादा अच्छा वो समझती है कि मैं उन छात्रों को नियमों का प्रयोग करना सिखाऊं। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। ए है ऑप्शन व्याकरण को रुचिकर बनाना, बी व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, सी ए और दो दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा सी, यानी मोहिका का जो है ये दोनों ही उद्देश्य है कि वो व्याकरण को एक तो रुचिकर बनाए और दूसरा व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोगों पर भी बल दे। तो इसी उद्देश्य से वह कक्षा के बच्चों को अधिक नियम जो व्याकरण के नियम है उसका अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए उत्सुक करती है, ना कि कंठस्थ करने के लिए। फिर नेक्स्ट है 6,
सुरेश ड के स्थान पर र उच्चारित करता है, यह क्या है? मतलब वो क्या कर रहा है? अगर वो ड के स्थान पर र का उच्चारण कर रहा है सुरेश, तो इसके उच्चारण में किस प्रकार से वह प्रभाव डाल सकता है? तो इसमें ऑप्शन है, उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, या बी उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, सी उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, या डी भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो सुरेश है वो ड के स्थान पर जो र का उच्चारण कर रहा है वह उसके मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में एक बाधा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर बार बार अगर वो ड के स्थान पर र का उच्चारण करेगा तो वो कहीं ना कहीं गलत उच्चारण ही सीख लेगा और आगे भी भविष्य में वह ड के स्थान पर हमेशा र ही उच्चारित करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसके जो भाषा कौशल है उसमें कहीं ना कहीं निपुणता दिखेगी कि वह अपने प्रयोग में जो है शब्दों के उच्चारण में गलत प्रयोग कर रहा है, और इससे वह मौखिक कौशल में हमेशा निपुण रहेगा। फिर है नेक्स्ट 7वां प्रश्न, मौन वाचन से क्या लाभ है? मौन वाचन से हमें क्या लाभ हो सकता है? पहला है ए ज्ञान की वृद्धि होगा, बी है अवकाश के समय का सही सदुपयोग होगा, या सी खरीदी गई किताब का सदुपयोग होगा, या डी शारीरिक वृद्धि होगा। तो मौन वाचन से ज्ञान की वृद्धि होगी, जो ज्ञान की जो वृद्धि है ये होगा। मौन वाचन करने से हमें अधिक से अधिक अपने ज्ञान की वृद्धि करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को हम मुंह बंद करके या मौन वाचन के द्वारा पढ़ते हैं तो वो अधिक से अधिक हमें समझ में आता है। इसलिए मौन वाचन से ये लाभ है कि हम अधिक से अधिक अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डी 8वां प्रश्न, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख करवाता है, तो विकास का क्या उद्देश्य है? अगर वो श्रुत लेख करवा रहा है तो ए है ऑप्शन, वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, बी श्रवण और लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है, सी वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, या डी वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वह श्रवण और लेखन दोनों ही कौशलों को विकसित कर रहा है इसके द्वारा। विकास अगर अपनी कक्षा के बच्चों को श्रुत लेख लिखवा रहा है तो वो बच्चों को सुनने और लिखने दोनों का ही अवसर दे रहा है, तो इसलिए इसमें 2 कौशल का विकास हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है 9वां प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावित करने में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति को कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावित कर सकती है? पहला ए है प्रश्नोत्तर विधि, बी अवसरानुकूल विधि, सी ए और दो दोनों, या डी अनुलेख। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक हो सकता है। क्या क्या? प्रश्नोत्तर विधि और अवसरानुकूल दोनों ही विधि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, सुनना कौशल में शामिल है। सुने हुए शब्दों को केवल पुनरावृत्ति, या बी दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, सी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, या डी शांतिपूर्वक सुनना। तो सुनना कौशल में क्या क्या शामिल हो सकता है ये हमें बताना है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है प्रश्न 11, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। अभी हमें इसमें बताना है कि उचित कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, बी सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, सी सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, या डी सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों की पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है ये हमें बताना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए जो है ये सबसे सही है कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि चारों कौशल जो हैं
भाषा विकास के चारों कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये तीनों ही अपने अपने जगह पर सही हैं और तीनों का प्रयोग जो है वो अधिक उपयोगी है। तो इसलिए इन तीनों में से अगर कोई एक ना हो तो उसका असर किसी दूसरे कौशल पर भी पड़ सकता है। तो सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सारे ही कौशल अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का क्या उद्देश्य हो सकता है। मतलब एक अध्यापक कक्षा में अपने विद्यार्थियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के लोकगीत को सुनाने को कहा जा रहा है, तो ये उस अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है ऐसा कहने के पीछे। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, बी, मनोरंजन करवाना, सी, भाषाई विविधता से परिचित करवाना, या डी, ए और 3 दोनों। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है कि उस अध्यापक का उद्देश्य है एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना और भाषाई विविधता से भी परिचित करवाना, इसीलिए वो विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कह रहा है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। वह क्या प्रयोग कर रही है। प्रयोग विधि का, बी, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, सी, खेल विधि का, या डी, पुस्तक विधि का। तो वह अध्यापिका जो है वो खेल विधि का प्रयोग कर रही है। खेल खेल में ही वह विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम से परिचित करवाना चाह रही है। फिर नेक्स्ट है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जा सकता। जो व्याकरण के नियम जो हैं वो किस विधि के द्वारा कंठस्थ नहीं करवाए जा सकते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है पुस्तक विधि द्वारा, बी, आगमन विधि के द्वारा, सी, निगमन विधि के द्वारा, या डी, सूत्र विधि के द्वारा। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है कि आगमन विधि के द्वारा हम जो नियम होते हैं व्याकरण के उसको हम कंठस्थ नहीं करवा सकते हैं, बल्कि उनको अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि आगमन विधि हम उदाहरण के द्वारा समझाते हैं इस विधि के में। तो विद्यार्थियों को हम जो कंठस्थ करवाने की क्रिया है वो बाकी के 3 विकल्पों के द्वारा करा सकते हैं, लेकिन आगमन विधि के द्वारा नहीं करा सकते। तो ये हमारा सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट है आखिरी प्रश्न कि कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप ए, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी, बी, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी, सी, बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी विषय में ही पढ़ाएंगी, या ए और बी दोनों। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कि एक बहुभाषिकता कक्षा का परिवेश निर्मित करने के लिए हम विद्यार्थियों को उनकी भाषा के प्रयोग के लिए एक अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से हमने कल की परीक्षा से कुल 15 प्रश्नों को हल किया है और देखा है कि इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी और ऐसे ही आप आगे भी प्रश्न की तैयारी करेंगे और परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर ले आएंगे। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में बहुत कुछ प्रश्न देखा और समझा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो और इसी प्रकार से और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।